बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप 04, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स एंड टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आ जाता है स्ट्रिंग्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डेटा टाइप्स में पढ़ चुके हैं। सही है, तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ से, बस मैं बता देती हूँ। जैसे स्ट्रिंग्स के बारे में इन्होंने दिया, इन पाइथन अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ characters enclosed in quotes, either single, double or triple quotes. Strings are immutable, meaning they cannot be changed after they are created. ठीक है, तो स्ट्रिंग्स के बारे में बताया कि स्ट्रिंग्स को आप सिंगल कोट के साथ भी यूज कर सकते हो, डबल के साथ भी और ट्रिपल कोट्स के साथ भी। और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, आपके पास इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मीन्स कि वो फ्यूचर में चेंज नहीं होंगे। एक बार आपने बना दिया तो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स, देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सही है, वही सारे तरीके हैं जो मैंने आपको बताया था। सिंगल कोट के साथ कैसे काम करते हैं, डबल कोट के साथ कैसे काम करते हैं, ट्रिपल कोट्स के साथ कैसे काम करते हैं, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ प्रीवियस जो हमने पार्ट्स किए रेपो के, उसके अंदर। तो आपने वहां से जाके देख लेना है। इसमें एक न्यू चीज हमारे पास आई है 4th नंबर पे, जो है रॉ स्ट्रिंग्स। रॉ स्ट्रिंग्स क्या होता है हमारे पास, इनको हमने समझना है, इसको हम करेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अगर स्ट्रिंग के स्टार्ट में आर लग जाता है, आर मीन्स रॉ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो पाइथन स्ट्रिंग के अंदर के स्केप करेक्टर्स, जैसे हमारे पास आता है ना, हम बैक स्लैश एन लगाते हैं और बैक स्लैश टी लगाते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, टाइप स्क्रिप्ट में हमने ये सब किया है। बैक स्लैश एन हमारे पास होता था नेक्स्ट लाइन के लिए, बैक स्लैश टी हम किस लिए यूज करते थे, हम ये सब भी डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। तो हमारे पास होते हैं स्केप करेक्टर्स। ठीक है, तो क्या करता है ये स्केप करेक्टर्स, जैसे जो भी होते हैं ना हमारे पास करेक्टर्स, उनको एज इट इज ट्रीट करता है। ठीक है, यानी उनका कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम बैक स्लैश एन यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। सही है, तो अब अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग में बैक स्लैश एन लिख दूंगी, तो हमारे पास पाइथन तो यही समझेगा ना कि मैं चाह रही हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट अब नेक्स्ट लाइन में चला जाए। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि पाइथन इसको एज इट इज ट्रीट करे, स्ट्रिंग ले, एक टेक्स्ट के तौर पे ले, बजाय इसके कि वो उसको स्किप करेक्टर समझे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने स्ट्रिंग से पहले आर लगा दूंगी, यानी रॉ स्ट्रिंग लगा दूंगी। तो वो क्या करेगा, हमारे जो भी इस टाइप के करेक्टर्स होंगे ना, जिनकी मीनिंग डिफरेंट होती है, उनको स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल करके देखेंगे। अब ये चीज एक और है माइंड में आती कि रॉ स्ट्रिंग यूज कब करते हैं। ठीक है, जब रेगुलर एक्सप्रेशंस, फाइल पाथ्स या फोल्डर का पाथ वगैरह हमें देना होता है ना, तो हम इसका यूज करते हैं रॉ स्ट्रिंग का। फोल्डर का पाथ वगैरह भी हम देते हैं, तो आपने देखा उसके अंदर हम बैक स्लैश लगा रहे होते हैं। ठीक है, हम वीएस कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद अब क्या है, मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया पाथ के नेम से। सही है, और उसके अंदर मैं एक अदद स्ट्रिंग ले लेती हूँ, जैसे मैं एक फोल्डर का पाथ दे रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि हम पाथ किस तरीके से देते हैं। ये देखिए, मैंने लिखा यूजर, फिर मैंने लिखा बैक स्लैश और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम। ठीक है, एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। सही हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं सिंपल इसको करवा दूंगी प्रिंट, किसको, पाथ को। सही है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग लिया है जो क्या है हमारे पास, एक फोल्डर का पाथ है। सही है, इसी तरीके से आता है ना, हम जब कंप्यूटर पे भी अपना सीएमडी देखें, यहाँ पे भी, काम इतना दूर जा रही हूँ, यहाँ पे भी देखें मैंने पाथ जो आ रहा है मेरे पास, कि मैंने कौन से फोल्डर में फाइल ओपन की हुई है, वीएस कोड ओपन किया, तो ये देखिए कह रहा है सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर, इस तरीके से पूरा पाथ दिया हुआ उसने। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले ली। अब मैं इसको यहाँ पे रन करती हूँ, तो मेरे पास इसको इसको एज इट इज ऐसे ही प्रिंट करना चाहिए। तो देखते कैसे चलता है ये देखिए, एरर दे दिया उसने मुझे। क्या दे दिया उसने, एरर दे दिया। अब एरर क्यों दे दिया, एरर में लिखा हुआ भी आ रहा है, आपको कुछ नजर आ रहा होगा, यूनिकोड एरर। ठीक है, यहाँ पे एक एरर दे दिया। अब इस एरर को समझते हैं। एरर इसलिए दे रहा है कि वो यहाँ पे जो बैक स्लैश एन और बैक स्लैश हमारे पास यू लिखा है ना, उसको क्या समझ रहा है, स्केप करेक्टर समझ रहा है। ठीक है, जैसे वो क्या होते हैं स्केप करेक्टर, मैंने अभी आपको बताया। जैसे हम बैक स्लैश एन जो है हम यूज करते थे टाइप स्क्रिप्ट में, किसके लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। यहाँ पे भी वो इसलिए यूज होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या समझ रहा है, ये जो हमने बैक स्लैश एन लगाया है और बैक स्लैश यू है, ठीक है, इसको ये स्केप करेक्टर ही समझ रहा है हमारे पास।
इस एन और बैक स्लैश को यही समझ रहा है कि हम ये काम करना चाह रहे थे कि हम अपना टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ले जाएं। तो लेकिन वो ये समझ रहा है कि अब हमने गलती से यहाँ स्मॉल की जगह कैपिटल एन लगा दिया है, तो वो हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब इस एरर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे लगा देंगे रॉ स्ट्रिंग, आर लगा देंगे। जैसे ही हम आर लगाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, इस पूरे टेक्स्ट को हमारे स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। ठीक है, अब वो इसको इस एन को वो क्या करेगा, एस्केप कैरेक्टर कंसीडर नहीं करेगा, ना ही इस यू को। ठीक है, उसके लिए अभी क्या बन गया है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग बन गया है। आर लगाने से क्या हुआ, इसकी मीनिंग कोई नहीं होगी, एज इट इज रहेगा, जैसे हमने लिखा ही एज इट इज ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम आर नहीं लगाते तो ये क्या समझता है, ये समझता है एस्केप कैरेक्टर है, इसका मकसद ये है कि हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है और हमने कोई सिंटेक्स का एरर आ रहा है हमारे पास कि हमने स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए कल भी मैंने ये चीज बताई थी आपको कि आप जो है ना वेरिएबल्स नेम के लिए भी जो आपके पास कीवर्ड्स हैं कुछ, जैसे फंक्शन के लिए डेफ का यूज करते हैं, क्लास के लिए क्लास का यूज करते हैं, एलिफ का यूज करते हैं, तो ये पाइथन के क्या है, कीवर्ड्स हैं बने हुए जो यूज होते हैं इसके लिए, इसके टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो अगर उनको आप वेरिएबल्स में रखोगे तो वो आपको एरर देगा ही देगा। ठीक है, एक कोई ऐसी चीज है जिससे ऑलरेडी कोई काम हो रहा है पाइथन के अंदर और उसको आप किसी दूसरे काम के लिए यूज करोगे तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो इसलिए यहाँ भी सेम इसी तरीके से कि इसका ऑलरेडी एक काम है, तो अब यहाँ पे जब हमने लिखा है तो पाइथन को नहीं पता कि हमने यहाँ पे ये स्केप कैरेक्टर है, हम नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे हैं या फिर हमने ये सिर्फ एक पाथ दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए हम आर लगा देते हैं। आर से क्या होता है कि पाइथन समझ जाता है कि भाई इस बैक स्लैश यू की भी कोई मीनिंग नहीं है और इस बैक स्लैश एन की भी कोई मीनिंग नहीं है, ये सिंपल एक स्ट्रिंग है। सही है, तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको चलाऊंगी तो ये देखिए इसने मुझे एज इट इज क्या कर दिया, इसको प्रिंट करके दे दिया है यहाँ पे। सही हो गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम कब यूज करते हैं, रॉ स्ट्रिंग को हम रेगुलर एक्सप्रेशन फाइल पाथ या फोल्डर वगैरह का पाथ देना होता है तो मोस्टली इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसकी। जैसे यहाँ पे पाथ है हमारे पास, पाथ के अंदर हम लिखते हैं, ये आर हटा देती हूँ मैं फिलहाल, और यहाँ से हम ले लेते हैं, मैं इसको लिखती हूँ हेलो। ठीक है, और हेलो के बाद मैं यहाँ एन लगाती हूँ और मैं लिख देती हूँ वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। अब देखिए इस एन का मकसद क्या है, मैंने कहा स्केप कैरेक्टर है, इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है नेक्स्ट लाइन में जाना। ठीक है, तो अभी मैंने कोई रॉ स्ट्रिंग नहीं लगाया, कोई आर नहीं लगाया, तो जब मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगी तो पाइथन क्या देखेगा, पाइथन देखेगा भाई इसने स्केप कैरेक्टर यूज किया है या बैक स्लैश एन, इसका मतलब ये है कि ये चाहती है हेलो के बाद मेरा वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो चल के देख लेते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। ये देखिए ये आ गया हेलो और ये आ गया वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी एक मेथड है, एक फंक्शन होता है, जैसे मेथड्स बने होते हैं, फंक्शन बने होते हैं, तो पाइथन उसको उसी हिसाब से कंसीडर करेगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये पूरा एक स्ट्रिंग है, मैं कह रही हूँ भाई नहीं मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना, मुझे अपने टेक्स्ट के अंदर इसी सिंटेक्स में लिखना है इसको, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि अगर मैं चाहती हूँ कि इस बैक स्लैश एन की कोई मीनिंग ना हो, ये स्ट्रिंग कंसीडर किया जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आर लगा दूंगी और आर लगा के जैसे ही मैं इसको चलाऊंगी तो ये देखिए हेलो बैक स्लैश एन और वर्ल्ड मेरे पास प्रिंट हो गया है। सही है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी चीजों को आराम से प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं स्केप कैरेक्टर्स, उनकी कोई मीनिंग ना हो, एज इट इज स्ट्रिंग कंसीडर किए जाए, एज इट इज प्रिंट हो, तो उनके लिए हम आर का यूज करते हैं, यानी रॉ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक हमने ये कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। अब हमारे पास आ रहा है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स इन पाइथन। ये क्या होते हैं भाई हमारे पास, देखिए कह रहा है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है,
और उनका अलग अलग काम होता है और ये बैक स्लैश के साथ यूज होते हैं। सही है। अब इसके अंदर डिफरेंट चीजें हमारे पास आ जाती हैं। डिफरेंट चीजें क्या होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बैक स्लैश एन बताया। बैक स्लैश एन का काम आप देख चुके हैं कि क्या होता है। बैक स्लैश एन का काम सिंपल ये होता है कि आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, तो उसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरीके से और भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे बैक स्लैश बी, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश कोटेशन मार्क, ठीक है, और बैक स्लैश। तो इनका क्या काम होता है वो हम चल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं वीएस कोड पे वापस आ जाती हूँ और वीएस कोड पे वापस आने के बाद वीएस कोड पे मैं वापस आ गई और वीएस कोड पे वापस आने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इनकी कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट। प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में मैं लेती हूँ हेलो। सही है। हेलो लेने के बाद हमने कॉमा लगाया और कॉमा के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया एक दो। ठीक है, मैंने दो स्पेस ले लिए। दो स्पेस लेने के बाद मैंने लगाया बी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके साथ ही लिख देते हैं वर्ल्ड। ठीक है, ये मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है। अब उसके बाद मैं इसको एज इट इज लूंगी, यहां से कॉपी करती हूँ, नेक्स्ट लाइन में गई, यहां पे मैं लिख देती हूँ, ये देखिए। अब इसके बीच में मैं क्या कर रही हूँ, कोई स्पेस नहीं दे रही। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने दिया हुआ था एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, बल्कि एक स्पेस कम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दिया हुआ था एक्स्ट्रा स्पेस, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ था, एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ था। ठीक है, अब ये बैक स्पेस सॉरी बैक स्लैश बी जो है ना, ये क्या करेगा, हमारे पास बैक स्पेस का काम करेगा, यानी आपके एक स्पेस को कम कर देगा। सही है। तो जब भी आपको स्पेस कम करना है, यानी एक स्पेस की बात करें, यहाँ पे मैंने दो स्पेस लगाए हुए, तो अब इन दो में से मुझे एक स्पेस कम करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, बैक स्लैश बी। तो बैक स्लैश किसका काम करेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैक स्पेस, यानी आपके पास एक स्पेस कम कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं दिया है, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बैक स्लैश टी। ठीक है, बैक स्लैश टी क्या करेगा, आपके पास टैब स्पेस का काम करेगा। ठीक है, जैसे हम टैब दबाते हैं ना, मैंने टैब दबाया तो देखिए मैं आगे जाती जा रही हूँ, तो इतना हमारे पास स्पेस ले आएगा बीच में। तो जब भी आपको दो टेक्स्ट के बीच में एक टैब स्पेस देना हो, तो उसके लिए आप बैक स्लैश टी का यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसको एज इट इज प्रिंट करते हैं। ठीक है, और इस बी को हटाती हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि आपने देखा होगा, अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड को अभी प्रिंट करवा लूँ तो ये सिंपल मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, उसके अंदर कोई कोटेशन मार्क नहीं होगी। लेकिन मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा कोई टेक्स्ट ऐसे प्रिंट हो जिसमें कोटेशन मार्क लगे हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, उसके लिए यहाँ पे मैं आऊंगी, सिंपल बैक स्लैश लगाऊंगी, कोटेशन मार्क दूंगी। ठीक है, और कोटेशन मार्क देने के बाद अगेन मैं यहाँ पे आऊंगी और एक और कोटेशन मार्क दे दूंगी। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास, ये इससे क्या होगा, मैंने सिर्फ ये वर्ल्ड पे लगाया है, तो मेरा हेलो तो नॉर्मली प्रिंट होगा, लेकिन जो मेरा वर्ल्ड है ना उसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क आ जाएंगे। सही है, ये एक और एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल और आती है जो कि हमारे पास है एन की, हम देख चुके हैं नेक्स्ट लाइन वाली है। चले एन की भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। मैं यहाँ से कर देती हूँ एन, तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा इसको, और अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, और अब हमारे पास एक लास्ट चीज और रह गई है जो कि है सिंपल बैक स्लैश। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल ही। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं यहाँ पे, ये देखें। पहला जो है हमारे पास, बल्कि हम एक काम करते हैं कि हमारा कोड भी नजर आए ताकि रिजल्ट पता चल सके। देखिए पहले में तो हमें कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं,
ये देखिए, पहले में देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमने दो स्पेसेस दिए थे ऊपर, ठीक है, यहाँ से देखना है आपने। पहले में हमारे पास क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे दो स्पेस दिए थे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बैक स्लैश बी, यानी बैक स्पेस, यानी मैंने कहा कि भाई यहाँ मैंने दो स्पेस लगाए, इन दो में से एक स्पेस मैं कम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास आउटपुट आया उसमें क्या है, सिर्फ एक स्पेस है, ठीक है। तो एक स्पेस को ये बैक स्लैश बी ने खत्म कर दिया। दूसरा जो आउटपुट लिया उसमें मैंने लगाया था बैक स्लैश डी, और मैंने देखे इन दोनों हेलो वर्ल्ड के बीच कोई गैप नहीं दिया था, कोई स्पेस नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ हमारे पास एक टैब स्पेस आ गया है। ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड था इसमें देखिए मैंने क्या कहा था, कोटेशन मार्क में मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, कोटेशन मार्क के अंदर हमारा वर्ल्ड नजर आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा था। देखिए अगर नॉर्मली हम प्रिंट करेंगे तो ऐसे हेलो वर्ल्ड देगा, लेकिन मैंने चाहा कि मेरा जो वर्ल्ड है ना वो कोटेशन मार्क के अंदर आए, तो उसके लिए हम इस तरीके से बैक स्लैश लगा के और कोटेशन मार्क लगा देते हैं, तो वो वाला टेक्स्ट हमारा कोटेशन मार्क के अंदर शो होता है, ठीक है। उसके बाद जो है लाइन फोर्थ में हमने बैक स्लैश एन लगाया था, यानी हम चाह रहे थे कि नेक्स्ट लाइन में चला जाए वर्ल्ड, तो ये देखिए हेलो और नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड आ गया। लास्ट में हमने सिंपल बैक स्लैश लगाया था, तो बैक स्लैश हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी थी इसकी, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, हम बहुत आसानी के साथ इसको समझेंगे। एक अदर टेबल है, अगर आप वो याद कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है उसको याद करना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसको आप पढ़ लें। देखिए, पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ठीक है, विच आर यूज टू रिप्रेजेंट यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं, यानी ये कुछ नंबर्स होते हैं, इनके थ्रू हम कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। These characters are denoted by backslash u followed by a four digit hexadecimal codes, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया, यूनिकोड टेबल, सही है। अगर आप ये दो याद कर लेते हैं ना चीजें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। डेसिमल कोड भी आगे जाके बहुत काम आने वाला है। जो रेपो है उसी के हिसाब से मैंने ये चीजें की हैं यहाँ पे सारी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इस टेबल को याद कर लें। सबसे पहले तो लेटर्स को देख लें, सही है। ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ ए बी सी डी के लिए ही है कि स्मॉल ए बी सी डी कैपिटल ए बी सी डी, नहीं, इसमें आप डिफरेंट सिंबल्स भी यूज होते हैं इसमें। आप जैसे और लैंग्वेजेस भी यूज होती हैं, लेकिन अभी हम एबीसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेटर्स आ गए। अब मैंने कैपिटल वाली एबीसीडी और स्मॉल वाली दोनों के लिहाज से यहाँ पे उनके डेसिमल कोड्स भी बता दिए, हेक्साडेसिमल कोड भी बता दिए, और यूनिकोड स्केप भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि जब हम बात करते हैं कैपिटल एबीसीडी, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट लेटर एबीसीडी का बता रही हूँ, स्मॉल का भी और कैपिटल का भी। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए अगर कैपिटल वाला जो एबीसीडी है, अगर कैपिटल ए आपके पास 65 है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कैपिटल ए 65 है तो कैपिटल बी क्या होगा, 66 होगा। कैपिटल सी क्या होगा, 67 होगा। कैपिटल डी क्या होगा, 68 होगा। तो इस तरीके से ये आगे चलते रहेंगे, सो ऑन, जितने भी नंबर हैं, सही है। तो ये आपने बस याद रखना है स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल एबीसीडी का, कि कैपिटल ए 65 डेसिमल कोड है कैपिटल ए का, सही है। और इसी तरीके से अगर स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए का डेसिमल कोड है 97। तो ये दो आपने याद रखने, ठीक है। कैपिटल ए का डेसिमल कोड है 65 और स्मॉल ए का डेसिमल कोड है 97। ये दो अगर आप याद रखेंगे तो बहुत इजी हो गया। फिर इसके बाद कैपिटल बी आपको पता है 66 होगा, कैपिटल सी 67 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्मॉल ए की बात करें तो 97 है, स्मॉल बी 98 होगा, स्मॉल सी 99 होगा, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप स्टार्टिंग पॉइंट याद कर लें। हेक्साडेसिमल कोड किस तरीके से लिखा जाएगा, हेक्साडेसिमल कोड देखिए इसका सिंटेक्स ये रहेगा कि 0x आपने याद रखना है। हेक्साडेसिमल कोड में 0x लाजमी लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने बस ये नंबर याद कर लेना है। जैसे डेसिमल कोड कैपिटल ए का 65 है, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल कोड कैपिटल ए का 41 है, सही है, और स्मॉल ए का 61 है। इसमें भी ऐसे ही होगा कि अगर कैपिटल ए 41 है तो कैपिटल बी का हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा, 42, 43। इसी तरीके से स्मॉल ए का 61 ए है तो 62 जो है स्मॉल बी होगा, 63 स्मॉल सी होगा। इस तरीके से आगे चलता जाएगा। यूनिकोड स्केप की बात करें जो मेन हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसमें आपने बस ये याद करना है कि बैक स्लैश यू एंड डबल जीरो,
ये सिंटेक्स में ये आपने याद रखनी, ये हमेशा सब में लिखा जाएगा। और उसके बाद \U00 के बाद आपने क्या करना है, अपना हेक्साडेसिमल कोड का जो नंबर है ना वो लिखना है। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए का 41 है तो इसमें भी 41 ही आएगा, ठीक है। अगर आप कैपिटल बी का यूनिकोड एस्केप चाह रहे हो तो कैपिटल बी का हेक्साडेसिमल कोड क्या बनेगा, 42, तो यहाँ पे भी 42 आ जाएगा। और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। और इसी तरीके से स्मॉल ABCD का भी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर आप सिर्फ ये कैपिटल ए और स्मॉल ए की चीजें याद कर लेना ये तीनों, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए, मैं इनको एज इट इज कॉपी करती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इनको क्या करती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक चीज आ सकती है कि मैम आपने कहा था कि जो स्केप कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, उनको अगर हमने उनकी कोई मीनिंग नहीं बतानी, उनको हमने एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, यानी हम नहीं चाहते कि वो अपना कोई टास्क परफॉर्म करें, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसको यूज करें, तब हम आर का यूज करते हैं ताकि वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो। लेकिन यहाँ पे तो हमें इसका यूनिकोड एस्केप का काम चाहिए, इसका जो फंक्शन है हम चाहते हैं कि अपना टास्क परफॉर्म करे, तो फिर आपने आर क्यों लगाया है यहाँ पे। तो देखिए ये जो आर लगाया है ना हमने, ये हमने आर लगाया है सिर्फ इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब ये देखिए ये भी डिपेंड करता है, ये जहाँ कोटेशन मार्क ओपन होके क्लोज हो रही है ना, ये यहाँ तक काम करेगा सिर्फ ये आर, ठीक है। उसके बाद जहां पे ये कोटेशन मार्क क्लोज हो गया, इसका मतलब ये वाला स्ट्रिंग हमारा खत्म हो गया है। और ये आर क्या करेगा, सिर्फ इस स्ट्रिंग के लिए काम करेगा, सही है, इससे आगे काम नहीं करेगा। तो जहां से कोटेशन मार्क ओपन हो रही है उससे पहले हम आर लगाते हैं, और अगर ये कोटेशन मार्क जहां पे खत्म हो गई तो ये आर सिर्फ वहीं तक काम करेगा, उससे आगे काम नहीं करेगा। उससे आगे भी अगर हमें काम करवाना है, आप देखें ये दूसरा स्ट्रिंग शुरू हो गया, अलग कोटेशन मार्क है ना, तो ये दूसरा स्ट्रिंग है। तो अगर इस पे भी काम करवाना है तो इस पे भी हम आर लगा देंगे, तो ये भी हमारे पास रॉ स्ट्रिंग हो गया, सही है। अगर मैं आपको एक मिनट कॉमेंट आउट करके दिखाऊं, अभी देखिएगा, अभी मैंने आर नहीं लगाया है, मैं चलाती हूँ इसको, ये देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इसने हमारा ये जो कोड था इसको एज इट इज उसने टेक्स्ट की तरह प्रिंट करके दे दिया। क्यों, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ आर लगाया था, हमने इस स्ट्रिंग को, सॉरी, हमने इस स्ट्रिंग को क्या बना दिया था, रॉ स्ट्रिंग बना दिया था, तो उसने एज इट इज इसको उठा के प्रिंट कर दिया। लेकिन उसके बाद कॉमा के बाद जो दूसरा स्ट्रिंग है उसको हमने रॉ स्ट्रिंग नहीं बनाया था, उसके इर्द गिर्द हमने कहीं आर नहीं लगाया था। तो उसने क्या किया, जो हमारे पास ये यूनिकोड एस्केप है, पूरा हमने कोड दिया है, उसने अपना टास्क परफॉर्म किया और हमें ए रिटर्न करके दे दिया। अगर इस पे भी मैं आर लगा दूं तो क्या होगा, ये भी हमारे पास एज इट इज स्ट्रिंग की तरह प्रिंट होकर आएगा। ये देखिए क्या हो रहा है, अब ये भी एज इट इज प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे आर इसलिए लगाया कि हम चाहते हैं जो हमने लिखा है एज इट इज ये टेक्स्ट की तरह प्रिंट होकर आए, और इस पे हमने आर नहीं लगाया है, सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इसकी, ठीक है। ये जो हमने यूनिकोड एस्केप बनाया था इसकी बात कर लेते हैं। फिलहाल मैं टर्मिनल बंद करती हूँ ताकि स्क्रीन अच्छे से नजर आए। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था यूनिकोड एस्केप, ठीक है। ये जो मैंने कोड लिखा था \U0041, तो 41 किसके लिए यूज होता है, हमने कहा था कैपिटल ए के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, \U0041, इसका मतलब क्या है, हम इससे मांग रहे हैं ए, कैपिटल ए, कि भाई हमें कैपिटल ए प्रिंट करके दो, सही है। तो हम यहाँ इससे क्या मांग रहे हैं, कैपिटल ए मांग रहे हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट, सही। उसके बाद हमने इससे बोला, दूसरे में हम आए तो हमने कहा है 42। 42 क्या है, कैपिटल ए अगर 41 है तो 42 क्या होगा हमारे पास, कैपिटल बी होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे बी आना चाहिए। उसके बाद कैपिटल बी अगर हमारे पास 42 है तो 43 क्या होगा हमारे पास, कैपिटल सी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैपिटल सी लिख देते हैं। अब हम टर्मिनल में जाके इनका आउटपुट चेक करते हैं, तो ये देखिए ए बी सी, ठीक है, कैपिटल ABC उसने हमें रिटर्न कर दिया। अब अगर हम यहाँ से कोड चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए, स्मॉल ABC चाहिए हमें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे 61, 62 और 63।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, ये देखिए स्मॉल ABCD आ गई। सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं यूनिकोड एस्केप। इनका यूज करके आप कैरेक्टर्स गेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से ये यहाँ पे काम कर रही है। तो हम यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। बेसिक आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, तो आगे सारी चीजें खुद इजी हो जाती हैं। अब देखिए हमारे पास आता है परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस है जो हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला आ गया हमारे पास कॉन्केटिनेशन, जो कि बहुत इजी है। आपको पता है दो स्ट्रिंग्स हमारे पास अलग अलग होते हैं, उनको सम करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं प्लस का साइन, जो कि कॉन्केटिनेशन कहलाता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसकी। जैसे मैंने लिख दिया माई स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद जो इनकी एग्जाम्पल दी हुई है वही लिख लेते हैं। हमने लिखा है हेलो, ठीक है। और यहाँ पे हम स्पेस दे रहे हैं ताकि हेलो वर्ड के बीच में स्पेस आ सके। और यहाँ पे हमने लिख दिया है सिंपल वर्ड। तो ये क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देगा। सही है। हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे, और मैंने लिख दिया माई स्ट्रिंग, और मैं चलाऊंगी तो देखिएगा ये दे देगा हमें हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब ये स्पेस कैसे आया, स्पेस ऐसे आया कि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था। अगर मैं ये स्पेस खत्म कर दूं तो यहाँ से भी स्पेस खत्म हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास सिंपल कॉन्केटिनेशन की एक एग्जाम्पल थी। एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। इसको हम कमेंट ऐड करते रहते हैं साथ साथ, ताकि कॉन्केटिनेशन, ठीक है, यहाँ है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया a, उसके अंदर मैंने लिख दिया माई नेम, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे आई और मैंने एक और वेरिएबल बनाया b, जिसमें मैंने लिख दिया माई नेम इज सैयदा। ठीक है। ये स्पेस क्यों दिया है, जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना तो इज और नेम के बीच में स्पेस आना चाहिए। अब मैं प्रिंट करवाने गई, प्रिंट करवाते टाइम मैंने लिख दिया a प्लस बी। मैंने कहा ए और बी वाले वेरिएबल को आपस में जोड़ दो। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, माई नेम इज सैयदा। अगर मैं यहाँ से ये स्पेस हटा देती तो फिर नेम और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं रहता। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारे पास थी एक छोटी सी एग्जाम्पल किसकी, कॉन्केटिनेशन की, कि हम कॉन्केटिनेट कैसे कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट जो हम हमेशा से करते हैं कि इंडेक्स नंबर देके हम वहां से जो भी हमारी वैल्यू होती है हम वो गेट कर लेते हैं कि इस इंडेक्स नंबर पे हमारा कौन सी वैल्यू है, हमें पता चल जाती है। तो वही सारा मेथड है, यहाँ पे भी हम करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आई और मैंने प्रिंट करवाया किसको, माई स्ट्रिंग को। माई स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मुझे क्या करना है, इसका इंडेक्स नंबर मालूम करना है। किसका, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया इंडेक्स नंबर गेट करना है इसका। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर गेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और जो भी हमें वैल्यू चाहिए होती है हम उसका इंडेक्स नंबर दे देते हैं। जैसे इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ 10। सही है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं 10 पे हमें ये कौन सा, ये देखिए उसने क्या हमें रिटर्न कर दिया, एल। एल कौन सा, ये इंडेक्स 10 पे आ रहा है हमारे पास। ठीक है। और अगर यहाँ से मैं इसको 12 कर देती हूँ तो देखिए हमें क्या रिटर्न करेगा, ये देखिए क्योंकि इंडेक्स 12 पे हमारे पास ये बन रहा है तो उसने हमें ये रिटर्न कर दिया। तो इंडेक्सिंग का मकसद यही होता है हमारे पास कि हम इंडेक्स नंबर देके और उस इंडेक्स नंबर पे जो भी हमारी वैल्यू है, जो भी हमारा करेक्टर है, हम उसको इजीली गेट कर सके। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई लिस्ट होती तो लिस्ट में भी ऐसे ही होता। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ए दे दिया, ये हमारा इंडेक्स 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बी दे दिया, ये इंडेक्स 2 हो गया। सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी इंडेक्स 3 चाहिए, इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू है हमारी वो दे दो मुझे। तो ये देखिए उसने मुझे डी दे दिया, क्यों, क्योंकि इंडेक्स 3 पे मेरे पास डी है, 0 1 2 3। तो इसी तरीके से आपके पास अगर सिंगल स्ट्रिंग है कोई तो उसमें भी ऐसे ही काम करेगा, और अगर लिस्ट है तो उसमें भी ऐसे ही काम करेगा। क्योंकि कॉमा जब आप लगा देते हैं ना, आपने कोटेशन मार्क के बाद कॉमा लगा दिया, तो इसका मकसद ये होता है ये आपका दूसरा आइटम बन गया, हमारे पास लिस्ट है। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं इजीली। सही है। हम पहले वाली एग्जाम्पल ही यहाँ पे ले आते हैं अपनी वापस, और हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। सही। तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग की एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, वो भी हमने करके देख ली। उसके बाद आ जाता है स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग भी हम पहले कर चुके हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। स्लाइसिंग में क्या होता है, बेसिकली हमें रेंज देनी पड़ती है, स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है इंडेक्स का, और एंडिंग पॉइंट देना पड़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स का मतलब वो कि जहां से आप लेना चाह रहे हो, और एंडिंग पॉइंट वो जहां तक आप एंड करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड है, और मैं यहाँ चाहती हूँ कि डब्ल्यू से लेकर डी तक मुझे जो है ये ना वर्ल्ड सिर्फ चाहिए, ना एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए, ना ही मुझे हेलो चाहिए, ना ही कॉमा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ WORLD चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि स्टार्टिंग पॉइंट दूंगी। स्टार्टिंग मीन्स के डब्ल्यू पे जो मेरा इंडेक्स नंबर आ रहा होगा वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो दूंगी, और उसके बाद डी तक जो मेरा एंडिंग पॉइंट जा रहा होगा मैं वो दूंगी, ये दोनों दूंगी। तो यहाँ पे क्या करेगा पाइथन, मुझे वो पार्ट स्लाइस करके निकाल के दे देगा। तो ये हमारे पास बेसिकली स्लाइसिंग होती है। सही है। तो यहाँ पे हम इसकी एक दो एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे यही वाली एग्जाम्पल लेते हैं हम, हेलो वर्ल्ड वाली एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। सही है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे चाहिए WORLD, वर्ल्ड तक चाहिए। सही है, W से लेके D तक चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद मैं स्टार्टिंग रेंज दूंगी अपने इंडेक्स की। W से चाहिए तो पहले मैं काउंट करूंगी, 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी काउंट होगा, 6 और 7। ठीक है, तो ये W जो है ना, इस पे हमारा इंडेक्स बन रहा है 7, तो मैंने यहाँ पे 7 दे दिया। ठीक है, 7 देने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी कॉलन। कॉलन के बाद मैं क्या करूंगी, अपना एंडिंग पॉइंट दूंगी। एंडिंग पॉइंट मैंने हमेशा आपको दिया था, जो चाहिए होता है उससे एक नंबर आगे का देते हैं, क्योंकि खुद ही बाय डिफॉल्ट -1 करके हमें वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, अब यहाँ तक मेरा 7 बन गया इंडेक्स, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, और ये हो गया 12। अगर मैं डी तक मुझे चाहिए और मैं यहाँ पे एंडिंग पॉइंट 11 दे दूंगी ना, तो पाइथन क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट -1 करके 10 कर देगा, और वो मुझे फिर एल तक रिटर्न करके देगा। लेकिन मुझे डी तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ तक मेरा इंडेक्स नंबर क्या बन रहा है, 11 बन रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगी, एक एक्स्ट्रा दूंगी, ताकि जब बाय डिफॉल्ट पाइथन -1 करे तो मेरा इंडेक्स ऑटोमेटिकली डी तक आ जाए। सही है। तो यहाँ 8 9 10 11 12 बन रहा है, मैं यहाँ 12 दे देती हूँ। तो मेरे पास आप देखिएगा डी तक प्रिंट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने कोटेशन मार्क नहीं लगाया था, इसलिए एरर दे दिया। अगेन चलाते हैं, ये देखिए आपके सामने WORLD, डी तक उसने मुझे यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया। सही है। अब अगर दूसरी एग्जाम्पल मैं ये करूं, इसको ही कॉपी किया, यहाँ से हम इसको बंद करते हैं, दोबारा मैं आई, और मैं क्या करूं, मैं अपना एंडिंग पॉइंट ना दूं। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया W, और उसके बाद मैं कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दे रही। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जब मैंने इसको कोई एंडिंग पॉइंट दिया ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट तो दे दिया इसको, लेकिन मैंने कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जहां से मैंने स्टार्ट किया ना, उसके बाद की जितनी वैल्यूज होंगी सबको ये स्लाइस करके मुझे ला के दे देगा एंड तक। तो अब आप देखिएगा ये एक्सक्लेमेशन तक मुझे, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क तक इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो अगर आप एंडिंग पॉइंट नहीं देंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जहां से आपने स्टार्ट किया उसके बाद ये एंड तक खुद ही उसको स्लाइस करके मुझे लाके दे देगा। तो ये हमारे पास थी स्लाइसिंग की कुछ एग्जांपल्स जो हमने करके देखी है। अब क्या रह गया हमारे पास, अब हमारे पास रह गया लेंथ। तो देखिए लेंथ वाला तो हमने जब प्रोजेक्ट्स बनाया था तब भी किया था, और उसके अलावा लेंथ का मेथड हमने प्रीवियस जो स्टेप्स किए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया कि लेंथ का मेथड क्या करता है। सिंपल आपका जो भी स्ट्रिंग है ना, उसके अंदर आपके कितने करेक्टर्स हैं उनको क्या करता है, काउंट करके देता है। जैसे भी ये हेलो वर्ल्ड है, इस हेलो वर्ल्ड के अंदर आपके कितने करेक्टर्स हैं, क्या करेगा, आपको काउंट करके देगा यहाँ पे।
तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे हम चला के देख लेते हैं ताकि VS कोड पे आते हैं। यहाँ पे आए और मैंने लिख दिया लेंथ किसकी, माई स्ट्रिंग की। ये देखिए इसने 13 रिटर्न कर दिया। 13 कैसे रिटर्न किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो 13 कैरेक्टर्स थे हमारे इसके अंदर, तो इसने क्या कर दिया, उसकी मुझे लेंथ बता दी कि भाई इसकी लेंथ 13 है। तो इस तरीके से हम लेंथ भी काउंट कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास सिंपल अपर केस और लोअर केस। अपर केस और लोअर केस भी सेम ऐसे ही होगा, इसमें भी कुछ समझने वाली बात नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट में बहुत बार किया है तो समझने वाला तो इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से होगा, अपर केस भी होगा और इसी तरीके से हमारा लोअर केस भी होगा। जो भी वेरिएबल है उसके साथ आप डॉट अपर लगा देंगे तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट लोअर लगा देंगे तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ डॉट अपर, तो ये क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ लोअर पे, तो यहाँ पे मेरे पास लोअर में प्रिंट करके देगा इसको। सही है, चला के देख लेते हैं। ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड अपर केस में आ गया मेरे पास और ये हेलो वर्ल्ड लोअर केस में आ गया मेरे पास। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे, कुछ ऑपरेशन थे जो किस तरीके से हमारे पास काम करते हैं वो हमने एग्जांपल्स के साथ करके देख लिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में अपलोड करूंगी, इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाना स्टार्ट करूंगी और वो भी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आज ही आज पार्ट 2 भी मैं अपलोड कर सकूं। तो हम इंशाल्लाह पार्ट 2 भी कवर कर लेंगे तो हमारा ये स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।